नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में, जिसे हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये भी द्रवों का एक गुण होता है। इससे पहले मैंने आपको समझाया था वाष्प दाब। अब हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव, जो कि लिक्विड्स का एक प्रॉपर्टी है। पृष्ठ तनाव को मापने का एक यंत्र होता है जिसे हम कहते हैं स्टेलेग्मोमीटर। तो स्टेलेग्मोमीटर से हम पृष्ठ तनाव माप सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पृष्ठ तनाव होता क्या है। जैसे कि कोई पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है। ये पात्र है, इसमें मैंने वाटर भर रखा है। इस वाटर में जो है आप देख रहे होंगे जल के अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं, और इन मॉलिक्यूल के मध्य आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है एक कोई मॉलिक्यूल मैंने लिया है, और उस मॉलिक्यूल में चारों दिशाओं में देख रहे होंगे वो मुक्त रूप से गति करता है। कोई मॉलिक्यूल चारों दिशाओं में मैंने जो है यहाँ पर ये दिखा रखा है। और आप देखोगे ये वाटर की सतह है, सरफेस है, सबसे ऊपर जो लेयर है उस लेयर पर भी इसी प्रकार से वाटर के मॉलिक्यूल जो है इधर उधर गति करते हैं, और यहाँ पर जल की सतह पर जो है दाब लगता है, जिसे हम तनाव बोलते हैं, तनाव या झिल्ली। ठीक है, एक मेम्ब्रेन बन जाती है जल की, इसे ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। जिसे मैंने यहाँ पर समझाया है कि किसी द्रव की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को, जैसे कि इस जगह पर मैंने जो है प्रति एकांक लंबाई ली, लंबाई की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पृष्ठ तनाव। जैसे कि T बराबर F/L। देखिए, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव, जिसे मैं T से दर्शा रहा हूँ यहाँ पर। कैपिटल T को मैं यहाँ पर पृष्ठ तनाव बोल रहा हूँ। ठीक है, तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को। तो यहाँ पर मैंने बात करी है कि इस जगह पर यहाँ पर ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इस जगह पर लगने वाला बल जो है वो एक तनाव उत्पन्न कर रहा है, जिसे मैंने पृष्ठ तनाव यहाँ पर बोला है, और इसे मैंने T बराबर F/L से दर्शाया है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला है ये T बराबर F/L, जिसे हम पृष्ठ तनाव बोल रहे हैं T को। और F यहाँ पर जो है बल है, और L का मतलब यहाँ पर लंबाई। किसी की भी परिभाषा आपको बनानी है तो आपको नीचे से स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पर प्रति एकांक लंबाई, नीचे से आप स्टार्ट करोगे बोलना, तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। बल का मात्रक न्यूटन होता है और लंबाई का मीटर होता है, इसलिए इसका ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, तो न्यूटन प्रति मीटर इसका ऐसा ही मात्रक है। CGS मात्रक डायन प्रति सेंटीमीटर होता है, डायन प्रति सेंटीमीटर। न्यूटन की जगह पर यहाँ पर आपको डायन करना होगा, और जो है मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, तो डायन पर सेंटीमीटर इसका CGS मात्रक है। पृष्ठ तनाव एक अंतर परमाणविक बल होता है। क्या होता है, अंतर परमाणविक। अंतर का मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब दो अणुओं के बीच। पृष्ठ तनाव दो अणुओं के बीच लगने वाला एक क्या होता है, बल होता है। यह एक विद्युत चुंबकीय बल माना जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पृष्ठ तनाव एक अंतर परमाणविक बल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। दूसरा, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी माना जाता है। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। इसकी हम विमा निकालें तो इसकी जो विमीय सूत्र होगा, फॉर्मूला, वो विमीय फॉर्मूला जो होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो। न्यूटन प्रति मीटर होता है, तो ऊपर जो है बल की आपको विमा लिखनी है और नीचे जो है मीटर की लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फोर्स की लिखता हूँ। तो फोर्स
विमा लिखने के लिए MLT ये याद रखना होता है आपको। अब मैंने यहाँ पर बात करी है बल की, तो बल की विमा सभी को पता है M1L1T-2 होती है, M1L1T-2, और लंबाई की होती है L1। L का मतलब यहाँ पर लेंथ होता है, ठीक है। तो L और M का मतलब यहाँ पर मास होता है, द्रव्यमान, और T का मतलब टाइम होता है, ठीक है, MLT। तो बल की होती है M1L1T-2 और लंबाई की होती है L1 बटे में L1 हो गया। तो इस प्रकार उस फॉर्मूले से मैं यहाँ पर विमा निकाल रहा हूँ, इस फॉर्मूले से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, L1 से L1 को काट देना है, बच गया क्या, M1, और L1 से L1 गया तो क्या बचा था यहाँ पर, L जो है 0 बचा है यहाँ पर, और साथ में T-2। तो ये इसकी विमा है पृष्ठ तनाव की, M1L0T-2, M1L0T-2। तो ये विमा आपको पृष्ठ तनाव की याद रखनी है। यदि किसी से ये फॉर्मूला जो है नहीं पता चल रहा है कि कैसे निकालते हैं, तो आपको डायरेक्ट ये पृष्ठ तनाव की विमा याद रखनी है, M1L0T-2। क्योंकि आपका जो है विमा से रिलेटेड आपका सिलेबस स्टैंड में कोई टॉपिक नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट एक दो विमा हैं उनको सीधा याद रख सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, M1L0T-2। क्योंकि पृष्ठ तनाव आपके सिलेबस में है, तो इस वजह से ये विमा भी आपसे पूछी जा सकती है, M1L0T-2। पृष्ठ तनाव का मूल कारण क्या होता है, ससंजक आणविक बल। ससंजक का मतलब होता है, स से यहाँ पर समान ध्यान रखना है आपको, ठीक है। स का मतलब समान, मतलब समान समान अणुओं के बीच, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसे हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो पृष्ठ तनाव का जो मूल कारण होता है वो ससंजक आणविक बल होता है। अब देखो आणविक बल क्या होते हैं। आणविक बल जो होते हैं 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर के होते हैं आणविक बल, 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर के। अब देखो ससंजक बल जो होते हैं समान अणुओं के मध्य लगते हैं, जैसे जल और जल के बीच लग सकते हैं, पारा और पारा, ये समान समान हो गए ना, जल और जल हो गया, इधर पारा और पारा हो गया। तो ससंजक का मतलब यहाँ पर से ध्यान रखना है समान, और ऐसे ध्यान रखना है आसंजक में असमान अणु। तो ससंजक बल समान समान अणुओं के मध्य लगता है और आसंजक बल असमान अणुओं के मध्य लगता है। जैसे जल और एक हो गया कांच, ये असमान असमान हो गए, कांच या फिर पारा, ये भी असमान असमान हो गए। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ससंजक बल तो लगता है समान अणुओं के मध्य, और आसंजक बल जो लगता है वो असमान अणुओं के मध्य लगता है। अब मैं आपको कुछ केस करवा रहा हूं यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट हैं। ससंजक और आसंजक बल के बारे में आपको पूरी डिटेल से जानना है, क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं। जब ससंजक बल से ज़्यादा आसंजक बल हो, तो उस कंडीशन की मैं बात करूं, ठीक है। मान लो आसंजक बल ज़्यादा है और ससंजक बल कम है, तो उस कंडीशन में सतह जो होगी वो अवतलाकार हो जाएगी, अवतल आकार की हो जाएगी, जो कि सतह को क्या करेगा, गीला करते हैं, सतह को क्या करते हैं, गीला करते हैं, तो सतह अवतल हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आप देखोगे जब आसंजक बल ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय यहाँ पर आप देखोगे सतह कैसी हो गई, नीचे से इस प्रकार से, जिसे हम बोलते हैं अवतल सतह। तो ये अवतल आकार की इस पात्र की सतह हो जाएगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम अवतल आकार। जैसे इस पात्र में मैंने कांच भी भरा था और जल भी था, क्योंकि आसंजक बल लगवाना है तो असमान असमान अणु भरने पड़ेंगे इसमें, तो जल के भी अणु थे कांच के भी, ठीक है। तो इस वजह से सतह क्या हो गई, अवतलाकार हो गई, क्योंकि इसमें कांच और जल के मॉलिक्यूल हैं और आसंजक बल ज़्यादा है, जबकि इसमें जल और जल के अणुओं के मध्य तो ससंजक बल लगता है जो कि कम है। कांच और जल के अणुओं के मध्य आसंजक बल लग रहा है यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर आसंजक बल ज़्यादा है, जबकि जल और जल के अणु जो है उनके मध्य यहाँ पर इस केस में जो है मैंने जो है कांच और जल लिया है, जिसमें जल और जल के अणुओं के मध्य ससंजक बल जो लग रहा है वो कम है, और आसंजक बल जो लग रहा है कांच और जल के मध्य वो ज़्यादा है। इस वजह से सतह अवतलाकार हो गई। अब यहाँ पर आप देखोगे ऊपर कांच की लेयर है
और नीचे जो है जल है। कांच जो है यहाँ पर द्रव अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो कोण बन रहा है इस जगह पर, ये तो द्रव की सतह थी, और यहाँ पर ये जो कोण बना है ये आप देखोगे ये स्पर्श कोण है, जो कि 8 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, 8 डिग्री, 8 डिग्री। और जल यहाँ पर शुद्ध जल लिया है, जो कि 0 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा है, जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर आप देखोगे इनको कोणों को हम बोल रहे हैं न्यून कोण। ठीक है, 90 डिग्री से कम है यहाँ पर कोण, तो जिस वजह से मैंने इसको न्यून कोण बोल दिया। ठीक है, 90 डिग्री से जो कम है यहाँ पर, इस वजह से इसको न्यून कोण बोल दिया। यह आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको पहला केस मैंने क्या बताया है, जब आसंजक बल ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में सतह कैसी होगी, अवतलाकार, और सतह गीली हो जाएगी, सतह को गीला करते हैं। और आपसे पूछा जाएगा इस कंडीशन में स्पर्श कोण कितना होता है जब आसंजक बल ज़्यादा होता है। स्पर्श कोण तो होगा 8 डिग्री, और यहाँ पर आप देखोगे 0 डिग्री, ये ध्यान रखना है शुद्ध जल का। और यहाँ पर ये जो टोटल आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये न्यून कोण, इसको हम बोल देते हैं 90 से कम को। ठीक है, अब दूसरे केस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, केस टू। केस टू में मैंने यहाँ पर बात करी ससंजक बल जब ज़्यादा हो आसंजक बल से। पहले आसंजक ज़्यादा माना था, अब ससंजक बल। एग्जाम्पल के लिए मैं अब लेता हूँ पारा और कांच। जैसे इसमें मैंने यहाँ पर पारा और कांच भरा। पारा का मतलब होता है Hg, मरकरी जिसे हम बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पर मरकरी और कांच भरा, तो इसमें क्या हो गया, ये जो सतह थी वो उत्तलाकार हो गई। उत्तल जो है सतह सतह हो गई, उत्तल लेंस आपने पढ़ा होगा, तो उसकी तरह ये सतह हो गई, जिसे मैंने बोल दिया उत्तलाकार। तो ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ऊपर यहाँ पर कांच की लेयर है, नीचे यहाँ पर पारा आपको दिख रहा होगा। तो इस कंडीशन में सतह तो हो गई उत्तलाकार, और ससंजक बल इस कंडीशन में ज़्यादा है वो मैंने माना है, और आसंजक बल इसमें कम है। और स्पर्श कोण जो बनता है यहाँ पर, ये आप देखोगे, ये ऊपर स्पर्श कोण बना, ये जो स्पर्श कोण बना है ये कितना है, 135 डिग्री। ठीक है, स्पर्श कोण यहाँ पर 135 डिग्री बना है। यहाँ पर जो ये थीटा मैंने इसको लिख रखा है ऊपर, आप देखोगे, जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, इस वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पर्श कोण को अधिक कोण बोल देते हैं। ठीक है, जब 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण, 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो इसको अधिक कोण हम बोल देते हैं। जब ससंजक बल ज़्यादा होता है तो क्या बनता है, अधिक कोण बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, अधिक कोण। तो मैंने आपको दो केस करवाए हैं अभी तक। पहला केस करवाया था जब आसंजक बल ज़्यादा हो ससंजक बल से, तो उस कंडीशन में अवतलाकार सतह बन जाती है, ये महत्वपूर्ण बात है। और स्पर्श कोण 8 डिग्री का होता है। ठीक है, अर्थात न्यून कोण बनता है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई जब ससंजक बल ज़्यादा हो आसंजक बल से। ये कंडीशन क्यों बनाई है मैंने, तो यहाँ पर आप देखोगे, वहाँ पर आसंजक बल ज़्यादा था, आसंजक बल ज़्यादा था, मतलब यहाँ पर जब आसंजक बल ज़्यादा होता है तो उस समय क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये मैंने चेक किया है। दूसरी बार जब ससंजक बल ज़्यादा हो आसंजक बल से, तो उस समय मैंने चेक किया है कि क्या कंडीशन होती है। दोनों मॉलिक्यूल मैंने लिए, इधर पारा भी लिया, इधर कांच भी लिया। अब चेक करते हैं इनमें पारा पारे के अणुओं के मध्य, कांच के अणुओं के मध्य क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 135 डिग्री का स्पर्श कोण बनता है। ठीक है, तो मतलब सतह उत्तलाकार हो जाती है। दो कंडीशन आपको याद रखनी है, क्योंकि इनमें सीधा पूछा जाएगा आपसे, जब ससंजक बल ज़्यादा हो तो सतह कैसी बनेगी, अवतलाकार या उत्तलाकार, तो उत्तलाकार बनती है जब ससंजक बल ज़्यादा होता है। और स्पर्श कोण 135 डिग्री का होता है, मतलब अधिक कोण होता है। अब अगला जो है वो मैं बात कर रहा हूँ केस नली की। तो केस नली क्या है, केस नली, इसका जो मूल कारण होता है वो पृष्ठ तनाव ही होता है। ठीक है, अब केशिकात में भी मैं इसे बोल सकता हूँ केशिकात। केशिकात में क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। केस नली के माध्यम से जब लिक्विड ऊपर चढ़ता है तो इसी प्रॉपर्टी को हम केशिकात बोल देते हैं। ठीक है, इस केशिकात का मूल कारण होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव की वजह से ये केशिकात होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि केशिकात का मूल कारण क्या है, वो है पृष्ठ तनाव।
अब देखिए मैं यहाँ पर फर्स्ट केस लेता हूँ। पहले केस की मैं बात करूँ, केस 1 मैंने यहाँ पर डाला। तो इस फर्स्ट प्रकरण में मैं देखता हूँ तो इसमें मैंने कोई जो है एक पात्र लिया, कंटेनर लिया, उसमें मैंने जो है यहाँ पर लिक्विड भरा, नीचे मैंने यहाँ पर जल भर रखा है। तो यहाँ पर एक मैंने इसमें कांच की केस नली ऊपर से डाली। तो कांच की केस नली जब मैंने इसमें एक पतली सी डाली तो उसमें क्या है, लिक्विड ऊपर चढ़ने लग जाता है इस केस नली में। इसकी वजह से द्रव की सतह आपको इस प्रकार से दिख रही होगी, थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई सी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये कौन सी सतह बन गई, ये अवतलाकार सतह बन गई। तो अवतलाकार सतह में मैंने आपको बताया था कब बनी थी, जब आसंजक बल ज्यादा था ससंजक बल से। ये तीर का निशान आसंजक बल की तरफ खुल रहा है तो इसका मतलब आसंजक बल ज्यादा है। अब ये आसंजक बल जब ज्यादा है ससंजक बल से, तो मैंने आपको बताया था न्यून कोण होता है, मतलब 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। और सतह को क्या करता है, ये गीला करता है। ठीक है, इस कंडीशन में सतह को गीला करता है और अवतलाकार सतह हो जाती है। और केस नली में द्रव जो है ऊपर चढ़ने लग जाता है इस कंडीशन में, जब आसंजक बल ज्यादा हो जाता है ससंजक बल से। तो मतलब अवतलाकार सतह हो रही है भाई, अवतलाकार सतह इस प्रकार की सतह होती है, जब नीचे की ओर झुक रही है तो इसका मतलब लिक्विड तो ऊपर चढ़ रहा होगा, तभी तो नीचे की ओर जा रहा है, ये वाटर कम हो रहा है, मतलब नीचे की ओर झुक रहा है। तो अवतलाकार सतह हो गई, इसका मतलब केस नली में लिक्विड जो है ऊपर चढ़ गया, द्रव ऊपर चढ़ गया। तो इस कंडीशन में जल का केस नली में ऊपर चढ़ना, तो फर्स्ट केस में जल जो है केस नली में ऊपर चढ़ जाता है जब आसंजक बल ससंजक बल से ज़्यादा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आसंजक बल ज़्यादा होने की वजह से ही केस नली में द्रव ऊपर चढ़ गया। अब मैं सेकंड केस की बात करता हूँ। केस नंबर 2 में मैं बात करता हूँ। दूसरा पात्र लिया जिसमें मैंने जो है पारा भरा और कांच की मैंने केस नली इसमें डाली। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से आपको एक सतह बनी होगी ऊपर की साइड में होती हुई, जिसे हम उत्तलाकार सतह बोल देते हैं। और केस नली में से जो लिक्विड थोड़ा बहुत था वो नीचे आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में ससंजक बल ज़्यादा है आसंजक बल से, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है थीटा का मान, जिसे हम अधिक कोण बोल देते हैं, अर्थात सतह को गीला नहीं करते हैं। और इसमें जो है उत्तलाकार सतह बनती है और इसमें जो द्रव है वो नीचे उतरता है। ठीक है, जो केस नली में द्रव था, ठीक है, वो नीचे उतर गया और इसमें अर्थात पारे का उतरना। अब देखो, जैसे कि कोई भी चीज़ आपने देखा होगा कभी भी, जब मौसम विभाग वाले जो पारे से अंदाज़ा लगाते हैं, जब पारा नीचे गिरता है तो इसका मतलब जो है यहाँ पर आपको समझ में आ जाता होगा टेम्परेचर गिरना या क्या, वो थर्मामीटर में जो पारा भरा होता है उसके हिसाब से मापा जाता है। तो पारा जब नीचे उतरता है तो उससे अनुमान लग जाता है। ठीक है, तो उसमें पारा भरा जाता है इस वजह से ही, तो उससे अनुमान लग जाता है कि ससंजक बल ज़्यादा है आसंजक बल से, और उत्तलाकार सतह बनती है इस कंडीशन में। केस नंबर थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो केस नंबर थर्ड में जब आसंजक बल और ससंजक बल बराबर हो जाएं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपने देखा होगा इसमें जल मैंने भर दिया, ऊपर चांदी की जो है केस नली है, तो इसमें थीटा और 90 डिग्री दोनों जो है यहाँ पर आपको बराबर दिख रहे हैं। तो थीटा जो है लगभग 90 डिग्री हो जाता है, इस कंडीशन में समकोण बन जाता है। थीटा का मान लगभग 90 डिग्री हो जाता है और ये भी सतह को गीला नहीं करते हैं। और तल इसमें समान रहेगा, ना तो उत्तल बनेगा ना ही अवतल बनेगा, बिल्कुल सरफेस यहाँ पर आपको बिल्कुल ये दिख रही होगी, समान सीधी सरफेस। तो आसंजक बल और ससंजक बल जब तीसरे केस में समान हो गया तो थीटा जो है 90 डिग्री हो गया। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, थीटा कहाँ अधिक कोण बन रहा है, मतलब कहाँ स्पर्श कोण का मान ज़्यादा है कहाँ कम है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। और कहाँ सतह को गीला कर रहा है, कहाँ अवतलाकार बन रही है, कहाँ उत्तलाकार सतह बनती है। ठीक है, तो जो है यहाँ पर ससंजक बल जब ज़्यादा होता है तो उस समय अधिक कोण बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ विधियां हैं जिनसे हम पृष्ठ तनाव ज्ञात करते हैं, उन विधियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हल्की सी ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं।
पृष्ठ तनाव को ज्ञात करने के लिए फर्स्ट हम विधि की बात करें तो केस नली में द्रव चढ़ने की विधि। केस नली में जो लिक्विड ऊपर चढ़ता है उसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो T बराबर RH/dg/2, यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। T बराबर स्मॉल आर एच DG/2। यहाँ पर जो स्मॉल r है वो है त्रिज्या, H जो है वो है द्रव में ऊंचाई, D जो है वो है घनत्व, G यहाँ पर आपको गुरुत्वीय त्वरण दिख रहा होगा, और T का मतलब यहाँ पर है पृष्ठ तनाव। R का मतलब त्रिज्या, H का मतलब द्रव में ऊंचाई। ठीक है, मतलब द्रव कितना ऊपर चढ़ गया उस नली में, केस नली में, द्रव की ऊंचाई। D बराबर घनत्व, G बराबर गुरुत्वीय त्वरण, और T का मतलब यहाँ पर पृष्ठ तनाव। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, T बराबर स्मॉल RH/dg/2। दूसरी विधि है यहाँ पर बूंदों के द्रव्यमान की विधि। बूंदों के द्रव्यमान की विधि, इसका फॉर्मूला है T1/T2 बराबर N2D1/N1D2। ठीक है, ऊपर N2 है तो ऊपर D1 है, नीचे N1 है तो D2 है। ठीक है, तो T1/T2 बराबर N2/N1 और D1/D2। N1 और N2 तो यहाँ पर बूंदों की संख्या है, और D1D2 यहाँ पर घनत्व है, और T1T2 पृष्ठ तनाव का अनुपात है। ठीक है, T1/T2 मतलब पृष्ठ तनाव जो है, फर्स्ट पृष्ठ तनाव हो गया T1 और सेकंड पृष्ठ तनाव T2। यहाँ पर फर्स्ट जो है बूंदों की संख्या N1 और सेकंड बूंदों की संख्या N2। यहाँ पर फर्स्ट घनत्व और सेकंड घनत्व। तो ये बूंदों के द्रव्यमान की विधि आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला ऊपर मैंने केस नली में द्रव चढ़ने की विधि का मतलब T बराबर स्मॉल RH/dg/2। बूंदों के द्रव्यमान की विधि में N2D1/N1D2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं दोनों, इनसे हम पृष्ठ तनाव ज्ञात करते हैं। इन फॉर्मूला का यूज करके आप आसानी से कोई भी सवाल आ जाए उसमें सीधा सीधा आपको दिया जाएगा। बूंदों की संख्या दी जाए तो N1 रखना, और D1D2 घनत्व दिया जाएगा, उनको मान रख के सीधा निकाल सकते हो आप। यहाँ पर पृष्ठ तनाव पूछा जाए तो इसमें इनका मान दिया जाएगा और उससे आप आसानी से निकाल सकते हो। गुरुत्वीय त्वरण आपको खुद को ध्यान रखना है। जी का मान कितना होता है 9.8, या फिर आप लगभग 10 मान के सवाल को कर लें, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, फर्स्ट कारक कौन सा है, वो है टेम्परेचर, जो कि पृष्ठ तनाव को प्रभावित करता है। देखिए, जब ताप बढ़ाया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, जिसे हम KE मैंने यहाँ पर लिख रखा है, काइनेटिक एनर्जी KE, गतिज ऊर्जा इसे हम बोलते हैं। ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोई भी लिक्विड जो है, जैसे कोई जल का जो है, मैंने लिक्विड जल भर दिया मैंने मान लो कोई पात्र में, तो उसको जब गर्म करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल इधर उधर गति करने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाती है। अब देखो, गतिज ऊर्जा जब बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जल के अणु इधर उधर गति करेंगे, तो इस वजह से क्या हो जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्योंकि गतिज ऊर्जा जब ज़्यादा होती है तो पृष्ठ तनाव घटता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो पृष्ठ तनाव व्युत्क्रमणपाती यहाँ पर जो है 1/टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आपको ध्यान रखना है, पृष्ठ तनाव यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये दोनों को आपको याद रखना है, पृष्ठ तनाव व्युत्क्रमणपाती 1/टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया, लेकिन ये आपको ध्यान रखना, जब तापमान ज़्यादा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी के भी ये व्युत्क्रमणपाती है। ठीक है, पृष्ठ तनाव KE के भी व्युत्क्रमणपाती यहाँ पर है, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तब भी पृष्ठ तनाव घटेगा। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे करके मैं समझा देता हूँ। जैसे कि कोई गर्म सूप लिया मैंने, सूप का मतलब होता है एक तरह से, जैसे टमाटर लिया, टमाटर का रस हो गया तो वो सूप बन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कोई गर्म सूप की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये गर्म सूप जो है वो, उसका मैंने क्या किया, सबसे पहले उसका टेम्परेचर गर्म सूप का आपको पता है ज़्यादा होगा, क्योंकि गर्म है तो तापमान ज़्यादा ही होगा उसका। तापमान ज़्यादा है तो मैंने बताया कि पृष्ठ तनाव कम होगा, क्योंकि तापमान और पृष्ठ तनाव एक दूसरे के व्युत्क्रमणानुपाती मैंने बताए। जब तापमान ज़्यादा होगा तो पृष्ठ तनाव कम होगा, और पृष्ठ तनाव कम है तो इसका मतलब उसमें पतलापन ज़्यादा है। पृष्ठ तनाव ज़्यादा होने का मतलब क्या, कम होने का मतलब क्या होता है, पतलापन ज़्यादा होना, अर्थात गाढ़ापन कम होना। पृष्ठ तनाव कम है तो गाढ़ापन भी कम है उस लिक्विड का।
ठीक है। जितना ज़्यादा पृष्ठ तनाव होगा उतना ही ज़्यादा लिक्विड पतला रहेगा। पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा रहेगा, लिक्विड उतना ही ज़्यादा गाढ़ा रहेगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, गाढ़ा लिक्विड रहेगा, जो है वो ज़्यादा सघन रहेगा, उतनी उसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी। पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, गाढ़ापन। और पृष्ठ तनाव जितना कम होगा गाढ़ापन भी उतना ही कम होगा। तो इसी वजह से गर्म सूप जो होता है वो ठंडे सूप की तुलना में अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है गर्म सूप ठंडे सूप से? क्योंकि जैसे हम उसको पीने की कोशिश करते हैं गर्म सूप को, जैसे हमारी वो जीभ पर जाएगा गर्म सूप, तो उसका पृष्ठ तनाव कम है गर्म सूप का, क्योंकि तापमान उसका ज़्यादा है तो पृष्ठ तनाव कम है। अब पृष्ठ तनाव कम है तो इसका मतलब वो पतला ज़्यादा होगा तो जीभ पर जाते ही वो अपने पेट के अंदर जाएगा। जितना गाढ़ा होता है, जितना गाढ़ा होगा उतना ही ज़्यादा अंदर जाने में दिक्कत आती है। लेकिन गाढ़ापन कम है गर्म सूप में, तो गाढ़ापन कम है तो आसानी से हमारे पेट में चला जाता है। पतला ज़्यादा है तो आसानी से जाएगा, इस वजह से अच्छा लगता है गर्म सूप ठंडे सूप से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है फर्स्ट, कि तापमान जब ज़्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिस वजह से पृष्ठ तनाव घट जाता है। इस वजह से हमको गर्म सूप जो है ठंडे सूप से अच्छा लगता है। अब एक ओटावो समीकरण है, इस पर सवाल तो आते नहीं हैं लेकिन ये पूछा जा सकता है फॉर्मूला सीधा सीधा ऑप्शन में दे करके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओटावो समीकरण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पृष्ठ तनाव पर ताप के प्रभाव के अध्ययन के लिए ये ओटावो समीकरण दिया गया था। मतलब पृष्ठ तनाव जो है सरफेस टेंसर, उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव है उसको समझाने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया। तो इसका जो है आपको फॉर्मूला याद रखना है, T/m/d का पावर जो है यहाँ पर 2/3 है, बराबर में K है यहाँ पर इक्वल टू K Tc-T। Tc यहाँ पर क्रांतिक ताप है और T यहाँ पर जो है ये ताप नॉर्मल टेम्परेचर है। क्रांतिक ताप का मतलब होता है अधिकतम ताप, एक तरह से एक लिमिट जहाँ तक उसको हमने गर्म किया। ठीक है, और T यहाँ पर टेम्परेचर है, K यहाँ पर स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है, और m/d क्या है यहाँ पर मोलर आयतन है। m/d को मैंने टोटल यहाँ पर मोलर आयतन बोला है, और T यहाँ पर पृष्ठ तनाव है। तो ये ओटावो समीकरण आपको रटना है ढंग से, T/m/d की पावर 2/3 बराबर K Tc-T। ये ओटावो समीकरण ये पृष्ठ तनाव पर ताप के अध्ययन के लिए दिया गया। तो मैंने सबसे पहले आपको ताप का प्रभाव बताया, पृष्ठ तनाव को जो है प्रभावित करने वाले कारकों में मैंने सबसे पहले ताप की बात करी। अब दूसरा कारक मैं आपको बताऊंगा विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता का क्या प्रभाव पड़ता है पृष्ठ तनाव पर? विलेयता भी जो है पृष्ठ तनाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये भी जो है पृष्ठ तनाव के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, विलेयता व्युत्क्रमानुपाती 1/, पृष्ठ तनाव। यहाँ पर आपको ये थोड़ा कम दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये विलेयता जो है ये पृष्ठ तनाव के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। बगल में आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब देखिए यहाँ पर अपमार्जक या साबुन को घोलने पर पृष्ठ तनाव जो होता है वो घटता है। जब हम घोलेंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा। मैंने अभी आपको बताया है विलेयता जब बढ़ेगी तो पृष्ठ तनाव घटेगा। जब किसी चीज़ को हम घोलेंगे, विलेयता का मतलब उसको घोलेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव घटेगा। जैसे अपमार्जक या साबुन घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, क्योंकि उसका पतलापन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया था पृष्ठ तनाव जब घटेगा तो पतलापन बढ़ेगा। जितना पृष्ठ तनाव कम होगा पतलापन उतना ही ज़्यादा होगा उस लिक्विड का। पतलापन ज़्यादा है तो वह जल्दी जल्दी फैलेगा कोई जगह पर। जैसे मैंने आपको बताया था गर्म सूप ठंडे सूप से जो अच्छा लगता है। क्यों लगता है? गर्म सूप जब जीभ पर गया, क्योंकि गर्म का जो है टेम्परेचर ज़्यादा था तो उसका पर पृष्ठ तनाव कम था। तनाव कम था तो इसका मतलब पतलापन ज़्यादा था। पतलापन ज़्यादा था तो जीभ पर आसानी से फैला था गर्म सूप। उसी प्रकार विलेयता के प्रभाव में भी आपको देखना है यहाँ पर, जब अपमार्जक या साबुन इसमें घोलते हैं तो इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव जो है वो विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती है। जब पृष्ठ तनाव घटेगा तो पतलापन बढ़ेगा,
और पतला पर बढ़ेगा तो कोई चीज़ जो है जल्दी फैलेगी। जब पतली चीज़ जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी आसानी से फैलती है। ठीक है, कोई लिक्विड जितना ज़्यादा पतला होगा वो उतना ही जल्दी फैलेगा, तो इस वजह से जो है उसका फैलाव बढ़ जाता है। अब हम इसकी उपयोग की बात करें। पृष्ठ तनाव के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं, वो आप यहाँ पर देखोगे आप। द्रव की बूंदों का गोलाकार होना, ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कैसे? कोई जो लिक्विड है वो एक दूसरे की ओर इस प्रकार से बल लगाता है और बल लगाएगा तो एक गोल आकृति में बदल जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, द्रव की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। तो द्रव की बूंदें जो गोलाकार होती हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कीड़े मकोड़े जल की सतह पर तैरते हैं, वो पृष्ठ तनाव की वजह से तैरते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव की वजह से एक लेयर बन जाती है जिस पर वो तैर लेते हैं आसानी से। ठीक है, कीड़े मकोड़े जल की सतह पर तैरते हैं, वो किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से। ब्रश जो होती है, आप जब कोलगेट करते होंगे तो वो ब्रश जो होती है वो ब्रश के रेसे जल में फैल जाते हैं, वह बाहर से खुड़ जाते हैं। कभी भी आप जो है ब्रश को पानी में अंदर दे के देखना, वो जल के अंदर जैसे ही जाएगी तो उसके जो रेसे थे, रेसे जो होते हैं उसके वहाँ पर धागे जैसे, तो वो फैल जाते हैं, और जब उसको बाहर निकालोगे तो वापस सिकुड़ जाते हैं, उसी जगह पर आ जाते हैं। तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। द्रव की बूंदों का गोलाकार होना, कीड़े मकोड़े जल की सतह पर तैरना, ब्रश के रेसे जल में फैल जाते हैं और बाहर यहाँ पर सिकुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने द्रवों का एक और गुण की बात करी, पृष्ठ तनाव के बारे में आज मैंने आपको समझाया। कुछ केस मैंने आपको यहाँ पर समझाए, ससंजक आसंजक बल समझाए, आणविक बल क्या होते हैं वो मैंने आपको समझाए, पृष्ठ तनाव की विमा बताई, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला T बराबर F/L बताया। स्टैग्लोमेमोमीटर पृष्ठ तनाव मापने का यंत्र होता है। यहाँ पर जो कुल बल लगता है वो शून्य होता है, क्योंकि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल पर चारों दिशाओं में यहाँ पर बल लग रहा है, तो टोटल क्या होगा, उसका परिणामी बल शून्य होगा। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से अध्ययन करें। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने सभी एग्जाम्स में सफल हों। धन्यवाद।